बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़री है और आज हमारे साथ हैं मंसूर अली ख़ान, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सप्रेस के ऊपर वो अपना प्रोग्राम करते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पर 15 साल उनका तजुर्बा है इस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से और उससे जुड़ी और बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो विदाउट फर्दर एडू हम उनसे बात करते हैं बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज़ पर, और वो ऐसे सवाल हम उनसे करना चाहते हैं जो शायद आप जिनका जवाब जानना चाहते हैं। तो उनको आज इस इंटरव्यू में दावत देते हैं, वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। और जो आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे हैं, जो हम जानते हैं, इस तरह इंटरव्यूज़ में तो शेयर नहीं किए जा सकते। तो बात वो करते हैं जो आजकल ज़माने ज़्यादा आम है, मरीम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए फ़ायदा है या नुकसान? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दैट। मेरे ख्याल से अभी इसका फैसला नहीं किया जा सकता। उनके जो मुखालिफ ग्रुप है पार्टी के अपने अंदर, वो ये हकीकत है कि वो समझता है कि उनका जो स्टांस है वो पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उनके जो हिमायती हैं वो ये समझते हैं कि शायद इस स्टांस ने, इस बयानिए ने नून लीग को वो नई रूल्स के अंदर फूंक दी है जो पहले कभी नहीं थी, कि ये जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात से जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो कन्वर्जन का जो एक प्रोसेस है वो ये समझते हैं कि जी ये होके रहेगा। जो इसके मुखालिफ हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, हमारा जो असल DNA है, हमारा जो असल रूट्स हैं, उससे अगर हम दूर जाएंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है। और जो हम लोग जब से मैं भी तकरीबन आपके साथ ही 15-16 साल हो गए, हम लोगों को हर 2-3 साल के बाद ये खबर सुनने को मिलती है कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के बीच में फूट है। अब वो चूँकि बाहर चले गए हैं, अब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से ये बातें हैं। अब एक नुक्ता नज़र ये भी है कि पार्टी बुनियादी तौर पे शायद मरीम नवाज़ को इस्तेमाल कर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी को, क्योंकि जो उसका कोर है वो उनके साथ उस तरह से नहीं जुड़ा हुआ जिस तरह से आप कह लीजिए कि वो शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है, लोग उसका साथ देते हैं जिसके ताने बाने पावर कॉरिडोर्स में जाके जुड़ते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई मरीम नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी को, उनके इस लीन को कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, उसको शायद पार्टी खुद इस्तेमाल कर रही है? देखिए, अगर कर भी रही है तो इसमें क्या बुरा है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। एवरी पार्टी डज दैट, कि आपका जो सबसे पॉपुलर फेस होता है, लेट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी है, या इवन आसफा भुट्टो है। आसफा भुट्टो को भी जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूज़ करना होता है वहाँ पे वो कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं करना होता तो पुल बैक कर लेते हैं। तो अगर वो पार्टी कर भी रही है, इफ दे थिंक कि जी शी पुल्स इन द क्राउड, तो उसमें क्या बुरी बात है। और ये हकीकत है कि अगर आज आप क्राउड के हवाले से बात करें तो मरीम नवाज़ का मेरे ख्याल में कम से कम क्राउड पुलिंग के हवाले से शहबाज शरीफ से एक स्टेप तो ऊपर ही है। तो उसके मुताबिक वो कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात हमारे पाकिस्तान के अंदर, इट इज़ नॉट अबाउट हु इज़ मोस्ट पॉपुलर। आई थिंक इट हैज़ मोर टू डू विद हु इज़ मोर एडजस्टेबल रादर देन हु इज़ मोर पॉपुलर। तो अगर इस तरह की बात होती तो पिछले मेरे ख्याल में 25 साल में पाकिस्तान के बहुत से इलेक्शंस के रिजल्ट्स बड़े डिफरेंट होते। तो नून लीग अपने उस इक्वेशन को, उस अपने फॉर्मूले को जो है मेरे ख्याल में टेस्ट कर रही है कि क्या हो सकता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक अगर आप उठा के देखें तो किसी भी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मरीम नवाज़ ने अभी तक सोलली, सिर्फ उन्होंने अकेले ने अभी तक कोई भी इलेक्शन लीड नहीं किया। अभी तक कोई भी नहीं किया। उन्होंने छोटे छोटे ज़िमनी इंतखाबात किए हैं, GB के अंदर गई थी, आज़ाद कश्मीर के अंदर वो इलेक्शन कैंपेन रन कर रही हैं, लेकिन किसी एक जनरल इलेक्शन को अभी तक उन्होंने लीड अभी तक नहीं किया। सो आई थिंक इट्स स्टिल वेरी अर्ली टू से कि क्या वो नून लीग के लिए वो विक्ट्री जो उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुँचा दे वो अचीव कर पाती हैं, नहीं। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। अगर आज इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन जीतती है तो मरीम नवाज़ शरीफ को कौन सी पोजीशन आपके ख्याल में मिलेगी? आई थिंक अगर इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर की कम से कम सीट की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में इट विल बी शहबाज शरीफ, इट विल नॉट बी मरीम नवाज़। और जहाँ तक मैं कम से कम मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को जानता हूँ, मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ को शायद इसमें प्रॉब्लम भी ना हो कि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होने तो आई डोंट थिंक उनको इसमें कोई इशू होगा। कप्तान के पीछे आप हाथ धो के क्यों पड़े मंसूर भाई, ये मुझे बता दीजिए। एक तरफ आप पूरे अपना कप्तान कहते हैं, दूसरी तरफ कोई व्लॉग उठा ले, चाहे आपका प्रोग्राम देख ले, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि यू बिन वेरी कंसिस्टेंट। आपका टू फेस नहीं है अपने व्लॉग पे और अपने प्रोग्राम में जिस तरह अक्सर लोगों का है। तो ये कंसिस्टेंट कप्तान बैशिंग क्यों है?
एक्चुअली इट्स नॉट कप्तान बैशिंग। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो है थोड़े से जर्नलिज्म के जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में चेंज हो गए हैं। एक ज़माना था कि ये कहा जाता था कि जर्नलिस्ट वो है जो पावरफुल के ख़िलाफ़ लिखता है या पावरफुल के ख़िलाफ़ बोलता है। अगर आप कंपेयर करें हुकूमत को और अपोजिशन को तो उसमें से पावरफुल कौन है? हुकूमत है। सारे उनके पास सोर्सेज उनके पास हैं, किसको कब उठाना है, किसको कब अरेस्ट करना है, किस पे क्या केस ठोक देना है, वो हुकूमत के पास है। तो अगर एक जर्नलिस्ट जो है वो इसी हुकूमत के ऊपर वॉचडॉग का किरदार अदा नहीं करेगा, क्योंकि अपोजिशन के ऊपर तो ऑलरेडी हुकूमत चढ़ी हुई है ना, वो हुकूमत तो कर रही है जो कुछ करना है, तो फिर मीडिया ने क्या करना है? और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ऑपोजिशन बैशिंग के लिए या ऑपोजिशन को रगड़ा लगाने के लिए माशाल्लाह इतने सहाफ़ी ये काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कि हुकूमत जो है वो, और आई थिंक देयर सीम्स टू बी अ मेथड इन दिस मैडनेस कि इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उस तरफ छोड़ दिया जाए, जबकि मेरा ख्याल में एक जर्नलिस्ट का काम हुकूमत के ऊपर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना है। मेरा उस वक्त यूट्यूब चैनल तो नहीं था जब नून लीग जो है वो हुकूमत में थी। हाँ, अलबत्ता मेरे प्रोग्राम्स का रिकॉर्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है, सबके पास पड़ा हुआ है, वो सारा डेटा आप जाके यूट्यूब से निकाल सकते हैं। अगर तो मैंने नवाज शरीफ को पैनमा केस के दौरान हल्का सा भी ब्रीदिंग स्पेस दिया हो तो मैं कसूरवार हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि पैनमा के हवाले से बेशक वो डिसीजन जो था अकामा के ऊपर था, पैनमा पे नहीं था, लेकिन आई थिंक दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ आंसरिंग टू डू। पैनमा केस के हवाले से, करप्शन चार्जेस के हवाले से नून लीग को वो जवाब देना पड़ेगा, जो कि अभी तक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया। तो मेरा ख्याल में माई प्राइम कंसर्न इज़ कि हुकूमत वक्त जो है आप उसको हिसाब देने के लिए खड़ा करें। तो ये सिर्फ ये रीज़न, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट इमरान खान साहब। लेकिन आई एम श्योर देयर इज नथिंग पर्सनल, वो जो आपका कंटेंट है वो भी बताता है, मगर इस वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरा है और आप एनालाइज करते हैं तो यू बिकम मोर और लेस समवट ऑफ अ काइंड ऑफ, आप कह लीजिए कि खान एक्सपर्ट ऑन हाउ ही बिहेव्स एंड हाउ ही एक्ट्स मुख्तलिफ सिचुएशंस में, किस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। एक चीज़ जो बड़ी परेशान कुन है, जो मैंने भी नोट की है, शायद आप उसका जवाब दे सकें, मेरे पास उसका जवाब नहीं, जब भी कोई क्रूशल सिचुएशन या टेस्टिंग सिचुएशन आती है मुल्क पर या उनकी हुकूमत पर, खान साहब जो हैं वो बिल में घुसकर या किसी अपने आप को बॉक्स अप क्यों कर लेते हैं? जैसे अब चाइनीज़ जो हैं बाशिंदों की हलाकत का मामला है, 2 दिन हो गए हैं, मेरी नज़र से तो शायद नहीं गुजरा, शायद मेरी गलती हो कि उन्होंने उनके साथ अफसोस की बात भी की हो। पहले भी अगर आप पीछे प्रेसिडेंट देख लें तो व्हाई डज ही बॉक्स हिमसेल्फ अप इन सच सिचुएशंस जहां पर उनको एक लीड रोल लेना चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी वजह ये है, मैं इसमें वैसे इमरान खान साहब को इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। आई टेल यू व्हाई। आप अगर पिछले मेरे ख्याल में 2008 से लेके अब तक कोई 13 साल का टाइम पीरियड उठा के देख लें तो फॉरेन इश्यूज़ के ऊपर किस गवर्नमेंट ने हमेशा लीड ली है? कभी किसी ने लिए? क्या बोलना? ये जो आप कहना चाह रहे हैं बगैर कहे हुए, वो मैं तो समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो भी समझेंगे। तो वो बेचारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या यूसुफ रज़ा गिलानी हो, आपके ख्याल में फॉरेन मैटर्स के ऊपर वो लीड लेते हैं? कभी भी लेते हैं। वो इंतजार करते हैं कि जी दसों उनकी कहना है तो कह देते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को मैं इस पर कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। आई थिंक ही इज डूइंग द राइट जॉब व्हाट इज डिमांडेड फ्रॉम। ठीक। तो ये अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है कि जिसके ऊपर शायद इतनी डिटेल से बात हुई है मगर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुई कि पीएमएलएन के अपने मामलात का इससे क्या ताल्लुक है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक। कौन किस कैंप में है, क्या ये मैटर कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक में कि मुस्लिम लीग नून में? क्योंकि हमने देखा कि या ये वही पुरानी स्ट्रैटेजी है गुड कॉप बैड कॉप वाली जो मुस्लिम लीग नून जिसके लिए मशहूर है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक तरफ मुस्लिम ये वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज जो हैं वो क्लियर कट एग्रेसिव स्टांस लेती हैं, फिर शहबाज शरीफ आकर उनको कहते हैं कि नहीं गलती जो है, हम उस बात में बिलीव नहीं करते। तो ये जो छुपन छुपाई चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इसकी हकीकत क्या है और मुस्तकबिल क्या है इन दोनों के इलाक़ का? अच्छा, मैं आपको एक बात तो कम से कम बताऊं कि जब पीडीएम में आपस में प्यार मोहब्बतें बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, मुझे वो टाइम याद है कि मरीम नवाज़ उस वक्त बड़ी सिंसेरिटी के साथ, सिंसेरिटी का लफ्ज़ मैं बार बार यहाँ पे यूज़ करूँगा, कि उसके साथ ही बिलावल भुट्टो के साथ अपने उस रिलेशनशिप को जो है उन्होंने कायम किया हुआ था। मैं छोटा सा वाक़या बल्कि आपके साथ शेयर करता हूँ। आई वॉज नॉट देयर, लेकिन मुझे पता लगा ये हुआ है, एंड दिस वॉज कोटेड बाय वन ऑफ दीज 2 पीपल जिनके बारे में मैं बताने लगा। अच्छा। वो ये था कि
जीबी की जब इलेक्शन कैंपेन हो रही जी थी हाँ। तो उस वक्त मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक ही होटल में ठहरे हुए थे और दोनों इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे थे। जी तो मुझे ये पता लगा कि दे वर एक्चुअली लिविंग ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द होटल, एक ही फ्लोर पे थे। तो ये तब की बात है कि जब बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ तकरीरों में कहा है मैं खुद हैरान हूँ कि उनके पास क्या इसके सबूत होंगे, अगर आपको याद जी हो। हाँ ये जी हाँ उन्होंने उसके BBC को बाद इंटरव्यू दिया जी था। हाँ तो मरियम नवाज ने इस पे गुस्सा होने के बजाय शी स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑन द सेम फ्लोर सेंट समवन टू बिलावल्स रूम डायरेक्टली। आप उनसे जाके कहा आज शाम को उन्हें चाय पे पी लिया। ये रिलेशनशिप इतना कैजुअल, इतना ज़बरदस्त किस्म का था। और उसके बाद वो शाम को मिले भी, वो मिले, अगर आपको याद हो वो वक्त अलग अलग बैठे हुए थे जी हाँ, लेकिन जी ये हाँ, दोनों जी हाँ। अलग टेबल पे जाके बिल्कुल, बिल्कुल, one-on-one बिल्कुल। बैठ के इनकी मुलाकात हुई। ये रिलेशनशिप ऐसा था। और फिर कभी कुछ सोच सकता था कि जब लाड़काना के अंदर बीबी की बरसी होगी तो मरियम नवाज हाँ। आ जाएगी, मतलब वो पुरानी 20-25 साल की हिस्ट्री जो है उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। सो द सिंसियरिटी वाज देयर। लेकिन मेरा ख्याल में उस वक्त ये वो टाइम था जब शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो बिल्कुल साइडलाइन हुए थे और मरियम वाज लीडिंग द होल थिंग। अब उसके बाद ये जब रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन हुआ है, मेरा ख्याल में मरियम नवाज वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वो मुझे लगता है कि वो ये समझ रही थी कि मैं जितनी सिंसियरिटी के साथ चल रही हूँ ये पीडीएम जो है ये परवान चढ़ेगी और हम छा जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सो शी इज़ हर्ट, मुझे लगता है शी इज़ हर्ट। शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता जब आए हैं तो अब आजकल उनकी बड़ी एक रिकन्सिलेटरी किस्म की उनकी वो है, मुझे लगता है उन्होंने आके कहा कि भाई सानू तो पता सी है होना साढ़े नाल, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गेट ओवर इट। जो हुआ है उस पर रोना धोना बंद किया जाए और हमने मूव फॉरवर्ड, सियासत की जाए। और हकीकत यह है कि इन दोनों जमातों ने, आप चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, ये डिसएग्री भी करेंगे व्हाटएवर इट इज़, लेकिन ऐसे लगता है जैसे पसे पर्दा ये वाकई डिसाइड कर लिया हुआ है कि पंजाब साडा सिंध ताड़ा। और उनको भी पता है कि हमारी पंजाब में एंट्री नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब भी लाहौर से होके गए थे, हार्डली एनी इम्प्रूवमेंट्स। किसी बड़े नाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत करने से हामी नहीं भरी, बल्कि जो मिलने भी गए थे उन्होंने बाद में जाके उन्होंने मंजूर भट्टू साहब ने बयान दिया मैं नहीं जा रहा पीपल्स पार्टी में। सो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा लाहौर से अगर खड़ा हो तो शायद उसको 1500 वोट से ज़्यादा ना मिले किसी भी हल्के से, जो इस वक्त सूरत हाल, या वो डिपेंड करेंगे इलेक्टेबल्स के ऊपर जो पार्टी फ्लैग से हटा के फिर भी इलेक्शन जीत जाएंगे। वो नाम ऐसे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे लगता है पंजाब में जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगी। नून लीग जो है उनको भी पता है कि हमने सिंध के अंदर कोई इनरोड्स नहीं हमें मिलना, तो इट्स जस्ट लेट्स जस्ट स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम। थोड़े बहुत उनके लीडर हैं जो वहाँ पे, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लाहौर में वो मतलब कुछ गिने चुने नाम हुआ करते थे लाहौर की सियासत में, फलानी सीट घुरकियों की है, फलानी सीट उनकी है, अब तो वो भी बिल्कुल मामला। आई थिंक कि शहबाज शरीफ जो अब इस वक्त जो उन्होंने टोन रखी हुई है, पीपल्स पार्टी बैशिंग इतनी नहीं कर रहे, शायद उसकी ये भी रीज़न है कि उनको पता है कि कल को जब इलेक्शन होगा तो व्हाट पीपल आर सेइंग, जो मेरी सियासी तजज़ियाकारों से बात हुई है, वो एक हंग पार्लियामेंट देखने वाले हैं आने वाले इलेक्शंस के अंदर, जिसके अंदर इत्तेहाद बनेंगे, इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और तब इसी नून लीग और पीपल्स पार्टी को हो सकता है हाथ मिलाने पड़ जाए। तो इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ना ले ली जाए एक पार्टी के खिलाफ कि आप उसके बाद उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के नेगोशिएट भी ना कर सकें। आई थिंक ये अच्छा, हंग पार्लियामेंट की आपने बात की, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक बहुत क्लियर सेट पैटर्न और एक फॉर्मूला है जो 2018 के इलेक्शंस के बाद हर इलेक्शन में हमें नजर आता है, जो हमें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी नजर आया। नोबडी गेट्स टू बी इन पावर। वही एक फॉर्मूला है, जो मेन पार्टीज हैं, नून लीग को इतनी सीटें नहीं मिलती कि वो हुकूमत बना सके, पीपल्स पीटीआई को इतनी सीटें मिलती है कि वो कोई आज़ाद उम्मीदवार साथ मिलाकर हुकूमत बना सके, और वो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं उनकी चाबी किसी और की जेब में होती है। तो ये हमने नेशनल असेंबली में भी देखा, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी देखा, जीबी में भी देखा। आज़ाद कश्मीर इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ शायद इसलिए है, उसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से अहमियत है और वहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो आपके ख्याल में आप वहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता देखना चाह रहे, मतलब देख रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? अच्छा, आपने इस अपने सवाल के दौरान ये बात कही कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनकी चाबी किसी के हाथ में होती है। मैं आई एम सरप्राइज कि वाई वुड यू एक्चुअली डिलीट दिस थिंग कि जो बाकी पार्टियां जो इलेक्शन जीतती हैं उनकी चाबियां क्या उनके पास होती हैं? ये बात भी बिल्कुल ठीक। उनकी चाबियां तो किसी और के पास होती हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात है? तो आई थिंक ये इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज़ के मैं जो रिसेंट रैलीज देख, जो वो इंतखाबी मुहिम देख रहा हूँ, जो वो जलसे कर रही हैं, बिग क्राउड्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस।
छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी जो है वो बड़ा क्राउड आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि मरियम नवाज़ के साथ ना इस वक्त एक और फैक्टर बड़े क्राउड्स का एक ये भी होता है कि फर्स्ट टाइम सीइंग मरियम नवाज़ जी कि जी मरियम नवाज़ आई है जी, चाहे जाके देख लें। ज़रूरी नहीं है कि वो क्राउड जो इतना बड़ा क्राउड आया है वो जाके मरियम नवाज़ को वोट भी डाले। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो पीडीएम का लाहौर का जलसा, बिल्कुल सही। उससे पहले वो 2-3 दिन जो है पूरे लाहौर के अंदर वो घूमती रही और बहुत बड़ा क्राउड आता था रैलीज के अंदर। लेकिन जब पीडीएम का जलसा हुआ तो आपसे आधा ग्राउंड भी सही तरह फिल नहीं हो सका, क्योंकि वो सब लोग पहले उनको मिल चुके थे। और ये मुझे खुद नून लीग के लोगों ने कही कि जी हमारी वो स्ट्रैटेजी गलत थी। अगर हम पहली दफा मरियम को उधर स्टेज के ऊपर ही लाके खड़ा करते तो पूरा लाहौर आ जाना था। बिल्कुल। लेकिन वो क्योंकि लोगों ने वो गली में से जाते हुए देख लिया हुआ था, अब वो क्या करने के लिए जाते थे। और अच्छा वो साथ साथ स्पीचेस भी कर रही थी, वो स्पीचेस भी सुन ली, पीपल न्यू कि उन्होंने यही बातें वहाँ जाके भी करनी, क्या जरूरत है जाने की। तो वी स्टिल हैव टू सी कि ये सारा कुछ किस तरह होता है। क्या अच्छा दूसरी बात ये कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मरियम इज़ द वन हु इज लीडिंग द रैली, मतलब ये जो कैंपेन है। शहबाज शरीफ अभी तक नहीं है सीन के ऊपर जी, वो नहीं जा रहे। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि क्या आपस की जो रिफ्ट्स हैं या ये बाय डिज़ाइन ये इस तरह किया गया है, नो वन नोस। अब जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में खड़ी हुई है, मेरा और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे स्टॉन्च सपोर्टर्स भी, क्योंकि जब हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। पीटीआई के सपोर्टर्स आप तो खैर बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपकी बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं वो ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे। तो ये इस क्लियर डिवीजन के दरमियान मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है मंसूर, वो ये है कि लोग शहबाज शरीफ को एज अ कंट्री वाइड लीडर या इन अ पावर पोजीशन, इवन पीटीआई के कई लोग जो हैं वो उस तरह से उसकी मुखालफत नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नहीं यार, ही इज़ अ डूअर एंड मे बी इफ़ ही इज़ इन दैट पोजीशन तो मे बी ही कैन डिलीवर। जो सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं आते वक्त में बदलने वाला, पहली तो बात ही कि वो अफगानिस्तान पर डिपेंड करता है वो होता है कि नहीं, मगर शहबाज शरीफ अपनी ज़िंदगी में आपको कहीं पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा इसका मौका मिला था वज़ीर आज़म बनने का, उसमें से 2 जो हैं वो तो वेरीफाइड हैं, तीसरा वेरीफाइड नहीं है। जो 2 वेरीफाइड हैं उसमें एक तो जब नवाज शरीफ साहब ने खुद नाअहली के बाद इनको नॉमिनेट किया था तो इन्होंने इसको जो है वो मना कर दिया था कि जी मैं पंजाब में रहना चाहता हूँ। खैर उस पर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, आई वोंट गो इनटू दैट कि क्या इन्होंने मना किया था या नवाज शरीफ ने बाद में मना कर दिया था, ये भी इस पर कंस्पिरेसी थ्योरी है। और एक मुशर्रफ साहब ने जो है वो भी इनको ऑफ़र की थी और वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि आप वज़ीर आज़म बन जाएँ अगर आप भाई को छोड़ दें तो उन्होंने तब भी ना कर दिया था। अब ही क्लेम्स शहबाज शरीफ साहब, मेरी पिछले हफ्ते उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने इस बात को दोबारा रिपीट किया। एवरी टाइम आई मीट हिम, एवरी टाइम ही रिपीट्स दिस थिंग कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनने के लिए ऑफ़र थी लेकिन मैंने ना कर दी। वो इस चीज़ को ना बड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं कि मेरे पास वो कुर्सी आ रही थी मैंने मना कर दिया। तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो अपने भाई की लॉयल्टी तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये इसमें देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि वो नहीं छोड़ेंगे, इन हालात में भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये कि अगर वो उस सीट के ऊपर जाके बैठेंगे भी तो एट द एंड ऑफ द डे फैसला शहबाज शरीफ का नहीं हुआ, फैसला नवाज शरीफ का होगा कि क्या वो सीट पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे सूरत हाल लग रही है, मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो टोन भी डाउन हुई है उसकी रीज़न ये है कि ही इज़ सीइंग दैट थिंग कि हो सकता है अगले इलेक्शन में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़े एंड हैव टू मेक माई ब्रिजेस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वही शहबाज शरीफ है जो कहते थे कि मैं जो है वो पेट फाड़ के जो है वो दौलत लेकर आऊँगा, सीटूंगा। पॉलिटिक्स चेंज होती है वक्त के साथ साथ होती है। अच्छा, हमजा शहबाज का मुस्तकबिल वही है जो मोनिस इलाही का मुस्तकबिल है? हमजा शहबाज को मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो है ना बहुत हाईली रेट करते हैं उनको, और वो ये समझते हैं कि मेरा सच्चा जानशीन जो है वो हमजा शहबाज ही बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल में भी हमजा शहबाज को स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो कि वो इवन शहबाज शरीफ के स्टेचर के भी करीब कहीं आ सके। वो और बात है कि वो जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे वज़ीर आला थे तो डिफेक्टो वज़ीर आला का किरदार जो है वो हमजा शहबाज के पास था। डीसीओ की मीटिंग्स को चेयर करना और ओवरऑल पंजाब के अंदर क्या कुछ हो रहा है सारा उसको चेयर करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एडमिनिस्ट्रेटिवली एक चीज़ को संभालना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और क्राउड का लीडर बनना एक मुख्तलिफ। दिस इज द सेम थिंग विद इमरान खान साहब कि क्राउड के लीडर तो आप बन गए, पार्टी आपकी माशाल्लाह बिल्कुल फ्लिप साइड हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है
वो आपसे वो कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। सो इनका और एंड सेम इज द केस विद मरीम नवाज ऑल्सो, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी वो क्राउड पुल कर लेती हैं। क्राउड में ज़हन में रखिएगा, मरीम नवाज आज तक कभी MP नहीं बनी, आज तक कभी पार्लियामेंट में जाके उन्होंने आज तक किसी सीट के ऊपर बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको नहीं संभाला। इलेक्शन कैंपेन ज़रूर रन की हैं, अपनी वालदा की भी की थी, बाद में ज़मीनी इंतखाबात की भी की, GB में भी की, कश्मीर में भी कर रही हैं, लेकिन आके कुर्सी पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी कुछ नहीं किया, ये ज़हन में रखिएगा। तो शी इज सेलिंग इन द सेम बोट जो जिसमें इमरान खान साहब जो है वो सेल कर रहे हैं। और जो जानशीनी की आपने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे खान साहब को, आफ्टर खान साहब आप टसल देखते हैं, आप टोटल इनाइलेशन ऑफ पार्टी देखते हैं, आप किसी इदारे का टेक ओवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखते हैं, इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? जो काफ लीग है, जो काफ लीग है, उसमें मतलब सिंपल एब्सोल्युटली अगर इमरान खान साहब ना हुए कभी इस पार्टी के अंदर, या वो किसी भी वजह से अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन उसके बाद एब्सोल्युटली ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरी बात यह है कि एक काफ लीग के होते हुए दूसरी काफ लीग की कितनी कोई यूटिलिटी हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ध्यान में रखिएगा कि काफ लीग की जो अपनी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं वो पंजाब के अंदर है जी, ठीक है। तो पंजाब में और वो भी आगे ये जो लोग ख़ानदानी सियासत पे एतराज़ करते हैं और कुछ हद तक सही भी करते हैं, लेकिन ख़ानदानी सियासत के फिर ये फ़वायद होते हैं, स्टेबिलिटी होती है कि उसमें। अगला बंदा जो है ना आपके पास, मुझे शरीफ देख लेना, शरीफ खानदान आप पूरा जी, देख लेंगे, legacy। तो भाई नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं तो भतीजी, वो नहीं तो और भी आगे तैयार पूरी lineage खड़ी है। पूरी लिस्ट है आपके पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी यही है, बिलावल नहीं तो आसफा, आसफा नहीं तो मुख्तार, मतलब इस तरह भी पूरी एक पीढ़ी आपके पास मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन है? इमरान खान साहब के बाद एक वो जहांगीर तरीन साहब थे, वो भी खुड़े रहने लगे। खैर वो अगले इलेक्शन से पहले जो अपना वो रोल अदा करेंगे वो भी लोगों के लिए शॉकिंग होगा, उनको पता ही लगेगा ऐसा डिनर हो या कि, लेकिन अभी तो उन्होंने अपना असल चेहरा दिखाना है, उन्होंने अभी अच्छा। बचा के छुपा के रखा था, वो आपको बताएंगे। ये तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? आई थिंक तरीन साहब के साथ जो है वो अभी ट्रूस हुआ हुआ है, मामला रिजॉल्व नहीं हुआ पर ट्रूस हुआ हुआ है, ना यहाँ से फायर होगा ना वहाँ से फायर होगा, ये फैसला हो गया है कि फायर अच्छा, नहीं होगा। मतलब कि बॉर्डर नहीं बना अभी, लाइन ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन। हाँ हाँ, लेकिन जो तरीन साहब के साथ हो चुकी है और जो तरीन साहब ने उनके साथ कर दी है, दोनों साइड्स पे, वो दोनों इतने घायल और जख्मी हैं इस सारी सूरत हाल के बाद कि वो जख्म अगले इलेक्शन से पहले भरने वाले नहीं है। वो बार बार आपको नजर आएगा, मुझे इधर चोट लगी थी, मुझे यहाँ लगी। दोस्त गहरे हैं तो फिर जख्म भी गहरे होंगे वाली बात। और वो दोस्त जब दुश्मन बनता है ना, तो वो बहुत जालिम दुश्मन होता है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता होता है कि मैंने आपको वार कहाँ पे करना है, आपको दर्द वहीं पे होगा। ये चीज़ तो अगर आप मेरा ख्याल में उससे भी बड़ा, मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब का तो एक वार था ही था। वो जो ओन चौधरी नजर आया ना जहांगीर तरीन के साथ बैठे हुए, तो ओन चौधरी का साथ बैठना जो है, वो ओन चौधरी की एक ज़माने में जो पोजीशन थी ना इमरान खान साहब के साथ, मुझे अच्छी तरह याद है, बिकॉज ओन जो है वो मेरे मीडिया में आने से पहले के भी दोस्त थे। मैं मीडिया, मुझे 15 साल हो चुके, तो वो 15 साल से भी पहले की मेरी उनसे दोस्ती है। अच्छा, तो मैंने ओन चौधरी साहब का जो है ना राइज देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मैंने इमरान खान साहब के साथ उनका रिलेशनशिप देखा है। एक वक्त था 2013 से लेकर 2018 के दरमियान का ये टाइम है कि मिनिस्टर्स KP के मिनिस्टर्स वो ओन चौधरी साहब से अपॉइंटमेंट लिए बगैर इमरान खान साहब से नहीं मिल सकते थे। क्या बात। वो कमरे में नहीं घुस सकते थे जब तक ओन चौधरी साहब इजाज़त ना थे। एक ये सूरत हाल है। आज वही ओन चौधरी जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ जाके जब बैठते हैं और बैठ के प्लान करते हैं कि हमने हुकूमत को किस तरह आड़े हाथों लेना है, तो वो बहुत दर्द होती है, बड़ा दिल को दुख पहुँचता है। अच्छा, हम लोग जो जितना हम आपको जानते हैं दोस्त होने के नाते, मंसूर अली खान एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक बहुत वेल प्लान्ड आदमी है, जो कि चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके मुस्तकबिल की प्लानिंग करके चलते हैं। अपने आप को आइंदा वक्त में, यूर ऑलरेडी एट टॉप पोजीशन इन अ टॉप चैनल, और आपका माशाल्लाह जो है वो ऑडियंस भी इतना वास्ट है, वेयर एग्जैक्टली डू यू वांट टू एंड अप इन दिस इंडस्ट्री, और आपके अगले 10 साल में व्हाट आर यू बेसिकली प्लानिंग एंड एमिंग फॉर? आई थिंक मेरे लिए जो पोजीशन थी किसी भी एक जर्नलिस्ट के लिए, बल्कि मैं एंकरिंग के हवाले से अगर इसको खास तौर पे बात करूं, और क्योंकि मैं भी एक न्यूज़ एंकर रहा हूं, तो एक न्यूज़ एंकर के लिए मैं क्योंकि इन लोगों में उठता बैठता रहा हूं, तो मुझे पता है इस बात का, क्योंकि पहली जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि हमें कोई प्रोग्राम मिल जाए। बिल्कुल। प्रोग्राम मुझे मिला,
मैंने वीकेंड के ऊपर जो है वो प्रोग्राम करना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सक्सेस मिली, लोगों ने बहुत देखा, पसंद किया। उसके बाद जो वीकेंड वाले एंकर्स होते हैं उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि हमें वीकडेज के अंदर Weekdays। प्रोग्राम मिल जाए, एंड दैट ऑल्सो अ प्राइम टाइम प्रोग्राम 8 बजे का या 10 बजे का। तो और वो भी आपकी रेटिंग जिस तरह से हम देखते जी। हैं, यू बीन टॉपिंग योर रेटिंग्स इन योर स्लॉट जी। फॉर तो क्वाइट अ व्हाइल। अल्लाह का शुक्र है जी वो लेकिन ऑब्वियसली देयर आर अदर एंकर्स हु आर परफॉर्मिंग माशाल्लाह वेरी गुड, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम करते हैं वो। तो जितना मिल चुका है वो उसके हवाले से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जितना कुछ दिया है वो मेरे लिए बहुत है। और बाकी अब ज़िंदगी के वो एक ऐसा फेज शुरू हो चुका है 40s का, जिसमें अब आप ना थोड़ी सी स्टेबिलिटी और एडवेंचरिज्म थोड़ा कम चाहते हैं। व्हेन वी आर इन द 20s इन द 30s तो फिर आप उसमें रिस्क बहुत लेते हैं, इधर से उधर चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, चलो ये टेस्ट करते हैं, चलो वो करते हैं। आई थिंक अब थोड़ा स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये जो कुछ भी मिला है तो इसको संभालना भी है, वो भी बड़ा मुश्किल काम है, उसको संभालना जो है एक टफ जॉब है। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मंसूर। और आई एम श्योर आई एग्री विद मोस्ट ऑफ योर एनालिसिस जो सियासत के हवाले से आपने किया, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ बातचीत हम आपके साथ इस तरह के सेशंस करते रहेंगे। Thank you so much for coming, and it's always been an honor for me to sit with you. थैंक यू मंसूर। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।